हेलो फ्रेंड्स, CSIR नेट लाइफ साइंसेस का ये यूनिट फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट है ग्लाइकोलाइसिस टॉपिक पर। तो इसमें हम ग्लाइकोलाइसिस को हमने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे ग्लाइकोलाइसिस के स्टेप्स। ऑलरेडी आप लोग ग्लाइकोलाइसिस पढ़ चुके हो, लेकिन इसे हम लेनिंजर के हिसाब से, हार्पर्स बायोकेमिस्ट्री के अकॉर्डिंग जो स्टेप्स हैं वो देखेंगे ग्लाइकोलाइसिस के। पार्ट सेकंड में हमें देखना है कि ग्लाइकोलाइसिस एनाएरोबिक कंडीशंस में कैसे होता है और फिर ग्लाइकोलाइसिस को रेगुलेट कैसे किया जाता है, ग्लाइकोलाइसिस एरिथ्रोसाइट में कैसे होता है और पाइरूवेट का ऑक्सीडेशन कैसे किया जाता है। पार्ट थर्ड के अंदर हम जो पीडीएच एंजाइम है, पाइरूवेट डीहाइड्रोजनेज एंजाइम का रेगुलेशन देखेंगे, स्टोइकियोमेट्री देखेंगे, ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की, बायोमेडिकल इंपॉर्टेंस एंड क्लिनिकल एस्पेक्ट्स देखेंगे। एंड पार्ट फोर्थ के अंदर एज यूजुअल हम प्रीवियस ईयर से रिलेटेड सॉल्व्ड क्वेश्चंस देखेंगे विद एग्जाम्पल्स। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है। ग्लाइकोलाइसिस एक बहुत ही यूनिक प्रोसेस है और ये एरोबिकली भी होता है और एनाएरोबिकली भी होता है। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि ग्लाइकोलाइसिस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और एब्सेंस में भी हो सकता है। एरिथ्रोसाइट्स की अगर हम बात करें, रेड ब्लड सेल्स की, तो इनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। तो इनके अंदर जो ग्लूकोज को एनाएरोबिकली क्या किया जाता है, मेटाबोलाइज किया जाता है। ग्लाइकोलाइसिस का जो रूट है ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म का, ग्लाइकोलाइसिस जो है ये एक तरह से बहुत सारे पाथवे का रूट बन जाती है। कौन कौन से पाथवे जो हम आगे पढ़ेंगे बायोकेमिस्ट्री में, जो कार्बोहाइड्रेट के जो पाथवेज हैं, मेन पाथवे का ये एक बेसिक रूट बन जाती है ना। तो जो भी कार्बोहाइड्रेट हम खाते हैं हमारे डाइट के अंदर, जैसे फ्रक्टोज है या गैलेक्टोज है, तो इन सारे जो चीज़ें हैं इनको ग्लाइकोलाइसिस के थ्रू मेटाबोलाइज किया जा सकता है। नाउ हम देख लेते हैं रिएक्शंस ग्लाइकोलाइसिस के ग्लूकोज यूटिलाइजेशन के लिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं ग्लूकोज से लैक्टेट कैसे बनता है। तो ग्लूकोज एडीपी को यूज़ करता है, फॉस्फेट ऐड करता है और बन जाते हैं 2 मॉलिक्यूल लैक्टेट के, 2 मॉलिक्यूल एटीपी के एंड 2 मॉलिक्यूल्स वाटर के। तो हम ग्लाइकोलाइसिस स्टार्ट कर रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस का वेरी फर्स्ट स्टेप है फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज। आपको मुझसे पढ़ के बायोकेमिस्ट्री बिल्कुल भी टफ नहीं लगेगी, क्योंकि मैं आपको एंजाइम्स और जो स्टेप्स है वो बहुत ही ईजीली समझाऊंगी। फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज के ऊपर फॉस्फेट लगाना। तो फॉस्फोरिलेशन ऑफ ग्लूकोज होता है फर्स्ट स्टेप। फॉस्फेट किससे लगेगा, एटीपी से लगेगा। तो जब भी ये एक यहाँ पे एक टिप है कि जो भी एंजाइम फॉस्फेट ऐड करती है विद द हेल्प ऑफ एटीपी, उस एंजाइम का नाम काइनेज ज़रूर होता है। तो ये वाली जो एंजाइम है जिसने फॉस्फेट लगाया है ग्लूकोज पे, कहाँ पे लगाया है, 6th कार्बन पे लगाया, ग्लूकोज के 6th कार्बन पे फॉस्फेट लगाया है, इसीलिए ये हो गया ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। और एटीपी से एक फॉस्फेट जा चुका है, इसलिए ये एडीपी बन गया। अब ये जो एंजाइम है ये कौन सी एंजाइम है, हेक्सोकाइनेज। मैंने अभी अभी आपको बताया था फॉस्फेट लगाने वाली एंजाइम को काइनेज बोलते हैं अगर वो एटीपी यूज़ कर रही है। तो ये वाला रिएक्शन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है। किसी भी साइकिल के अंदर, किसी भी पाथवे में जो इरिवर्सिबल रिएक्शंस होते हैं वो रेगुलेटरी स्टेप्स होते हैं। तो ये वाला जो रिएक्शन है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। यहाँ हमने एंजाइम देखी है हेक्सो, क्योंकि हेक्सोज शुगर है, और काइनेज, तो हेक्सोकाइनेज की मदद से ये वाला रिएक्शन हो गया। ये वाला जो रिएक्शन है ये एलोस्टेरिक इनहिबिशन से रेगुलेटेड होता है। एलोस्टेरिक इनहिबिशन क्या होता है कि जब आपका जो प्रोडक्ट है वो एक्सेस अमाउंट में बन जाता है तो वो जा करके एंजाइम की अदर साइट पे अटैच हो जाता है और फिर इनहिबिट कर देता है। तो इसको हम एलोस्टेरिक इनहिबिशन कहते हैं। लिवर और पैनक्रिया के सेल्स को छोड़ करके बाकी सारे टिश्यू में
ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस जो होती है वो कंट्रोल की जाती है इंसुलिन की हेल्प से। अब ये जो पोर्शन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी CSIR नेट के क्वेश्चंस बन सकते हैं। तो जो ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी होती है ग्लाइकोलाइसिस के लिए सारे सेल्स में, वो कौन कंट्रोल करता है? इंसुलिन। एक्सेप्ट 2 ऐसे सेल्स हैं जिसमें इंसुलिन का कंट्रोल नहीं होता ग्लाइकोलाइसिस के ऊपर या ग्लूकोज की अवेलेबिलिटी के ऊपर। वो 2 सेल्स हैं लिवर के एंड पैनक्रियास के बी सेल्स। नेक्स्ट हम देख लेते हैं ये जो हेक्सोकाइनेज एंजाइम है इसकी बहुत ज़्यादा हाई एफिनिटी होती है ग्लूकोज की, और ये हमेशा सैचुरेटेड रहती है लिवर के अंदर। सैचुरेटेड रहती है मतलब ये अपने सबस्ट्रेट को बाइंड करके रखती है, तो इसलिए इसके अंदर ग्लूकोकाइनेज भी होती है लिवर के अंदर। तो ग्लूकोकाइनेज के अंदर और ज़्यादा हाइयर एफिनिटी होती है ग्लूकोज की। तो हम कह सकते हैं कि लिवर के अंदर ग्लूकोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट होती है। यूजुअली आपने बहुत सारे पाथवे में देखा होगा ग्लूकोकाइनेज ओब्लिक हेक्सोकाइनेज। तो हेक्सोकाइनेज सभी टिश्यूज़ में प्रेजेंट है, लेकिन लिवर में हेक्सोकाइनेज भी प्रेजेंट है और ग्लूकोकाइनेज भी प्रेजेंट है। बाकी अदर जितने भी टिश्यूज़ हैं वहाँ हेक्सोकाइनेज प्रेजेंट है। पैनक्रियाटिक बी सेल के अंदर भी ग्लूकोकाइनेज एंजाइम प्रेजेंट होती है। तो ये हम देख सकते हैं कि ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज की जैसी एंजाइम है और ये लिवर और पैनक्रिया के बी सेल्स में प्रेजेंट होती है अलॉन्ग विद हेक्सोकाइनेज। G6P एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, जिसकी मदद से काफ़ी सारे पाथवेज स्टार्ट होते हैं। तो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से कौन कौन से पाथवे लिंक्ड होते हैं? ग्लूकोनियोजेनेसिस, पेंटोज फॉस्फेट पाथवे, ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजेनोलाइसिस, ये सारे जो पाथवे हैं ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से लिंक्ड होते हैं। तो ये सारे पाथवे जब हम बायोकेमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि एक ऐसा इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है जो सारे मेटाबॉलिक पाथवे को लिंक करता है, वो होता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। स्टार्टिंग पॉइंट होता है। तो सेकेंड स्टेप हो गया एल्डोज से कीटोज में आइसोमराइजेशन होना। आपके पास जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज क्या है? एक एल्डोज शुगर है, क्योंकि इसके ऊपर CHO ग्रुप होता है। तो आपकी जो ग्लूकोज है इट्स एन एल्डोज शुगर और ये कन्वर्ट होगी कीटोज शुगर के अंदर। तो अगर आपको याद हो कार्बोहाइड्रेट में मैंने आपको कीटोज शुगर्स पढ़ाई थी। कीटोज शुगर में ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? फ्रक्टोज में। ग्लूकोज क्या है? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट है। तो जब एल्डोज से कीटोज में कन्वर्ट होगी तो वो बन जाएगी फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन है और ये रिवर्सिबल है। आप यहाँ एरो देख सकते हो, मैंने रिवर्सिबल एरो लगाया हुआ है। ये वाला जो रिएक्शन है ये कैरी ऑन करती है फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम। थर्ड स्टेप जो होता है ये फॉस्फोरिलेशन होता है। पहला फॉस्फोरिलेशन कहाँ हुआ था? फर्स्ट स्टेप में हुआ था, ATP यूज हुआ था। अब यहाँ पे वापस से ATP यूज होगा तो वापस से कौन सी एंजाइम आएगी? एक काइनेज एंजाइम आएगी। आपका जो स्टार्टिंग सबस्ट्रेट होगा वो होगा फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट पे अगर एक काइनेज एक और फॉस्फेट लगा देगी तो डबल फॉस्फेट उस पर लग जाएंगे। तो इस बार जो हमारा प्रोडक्ट होगा उसे हम सिर्फ एक फॉस्फेट नहीं बोलेंगे, बिस फॉस्फेट बोलेंगे, क्योंकि 2 पोजीशन पे फॉस्फेट लगेगा। तो आपका जो फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट है जब ATP के साथ में रिएक्ट कर रहा है क्या बन रहा है? फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। 1,6 क्यों कहा? क्योंकि 6th पोजीशन पे तो फॉस्फेट अटैच्ड ही थी, तो फ्रक्टोज के फर्स्ट पोजीशन पे जाके भी एक फॉस्फेट अटैच हो जाती है और ADP बन जाता है। एंजाइम मैंने बताया था काइनेज होगी। ये कौन सी एंजाइम होती है? फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज फर्स्ट। और ये वाला रिएक्शन भी इरिवर्सिबल होता है। तो अब तक मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस बताए हैं जो रेगुलेटरी इन नेचर हैं, क्योंकि वो इरिवर्सिबल है। फर्स्ट स्टेप एंड थर्ड स्टेप। सेकेंड स्टेप तो रिवर्सिबल है, तो ये रेगुलेटरी इन नेचर नहीं है। तो फर्स्ट एंड थर्ड स्टेप जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप हैं क्योंकि ये इरिवर्सिबल है। ये जो बोथ इंड्यूसिबल जो ये होते हैं तो ये बेसिकली इंड्यूसिबल भी है और एलोस्टेरिक रेगुलेशन से भी रेगुलेटेड होती है ये वाली एंजाइम। मतलब इस एंजाइम को कोई सब्सटेंस की हेल्प से ये वाली जो एंजाइम है ये ज़्यादा एक्टिविटी शो कर सकती है या फिर इस एंजाइम का एलोस्टेरिक रेगुलेशन भी हो सकता है।
नेक्स्ट हम देख लेते हैं फोर्थ स्टेप, क्लीवेज। क्लीवेज का मतलब होता है ब्रेक डाउन। तो जो आपका फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट बना है इसके टुकड़े हो जाएंगे। तो क्लीवेज मतलब इट विल बी ब्रेक डाउन, ब्रोकन डाउन। आपकी जो फ्रक्टोज है वो 6 कार्बन की शुगर है। 6 कार्बन की शुगर को 3 कार्बन में ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। वो 3 कार्बन कौन से हैं? ग्लीसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। तो ग्लीसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट तो आपकी एक एल्डोज शुगर है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट एक आपकी कीटोज शुगर है। तो एक एल्डिहाइड और एक कीटोन फॉर्म में क्लीवेज हो जाता है। क्लीवेज करने वाले एंजाइम का नाम एल्डोलेज है। ये रिएक्शन जो है रिवर्सिबल है और ये वाला जो रिएक्शन है ये कैरी ऑन करती है फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट एल्डोलेजेस। नेक्स्ट स्टेप होता है इंटरकन्वर्जन। इंटरकन्वर्जन मतलब ये जो आपके जो दो प्रोडक्ट्स बने हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, ये आपस में इंटरकन्वर्ट भी हो सकते हैं। मतलब एल्डोज से कीटोज बन सकता है और कीटोज शुगर से एल्डोज शुगर बन सकती है। तो ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी बन सकता है और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट से ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट भी बन सकती है। तो ये वाला जो रिएक्शन है, फिर जो इंटरकन्वर्जन है वो कैरी ऑन कौन करता है? आइसोमरेज एंजाइम। तो फॉस्फोट्रायोज, क्योंकि 3 कार्बन की शुगर है इसलिए फॉस्फोट्रायोज आइसोमरेज। नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं, स्टेप 6 ऑक्सीडेशन का स्टेप है। ऑक्सीडेशन के स्टेप में तो आपको ये बहुत अच्छे से याद रखना है कि पहला जो NADH बनेगा वो 6th स्टेप में बनता है, जब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के 2 मॉलिक्यूल्स, एक नहीं अब 2 मॉलिक्यूल्स चाहिए, क्योंकि डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट इंटर कन्वर्ट होकर के वापस से ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट बना देगी। तो आपका जो फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट था उससे 2 मॉलिक्यूल बन गए ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। अब ये जो 2 मॉलिक्यूल्स है, 2 मॉलिक्यूल NAD+ के साथ में रिएक्ट करेंगे और क्या बना देंगे? 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे एक ही फॉस्फेट थी, अब यहाँ पे फर्स्ट और थर्ड दोनों पोजीशन पे फॉस्फेट अटैच हो जाएगी, तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट। और इस रिएक्शन में NADH फॉर्म होगा। जब भी NAD से NADH बनता है, एंजाइम का नाम होता है डिहाइड्रोजनेज। तो यहाँ जो आपकी जो एंजाइम है वो है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फो डिहाइड्रोजनेज। ये भी एक रिवर्सिबल रिएक्शन है। ये वाली जो एंजाइम है NAD डिपेंडेंट होती है और इसके अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड यूनिट्स होती हैं जो टेट्रामर के जैसे प्रेजेंट होती हैं। ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फोडिहाइड्रोजनेज एंजाइम में सल्फ हाइड्राइल ग्रुप्स होते हैं हर पॉलीपेप्टाइड चेन पे, जो एक तरह से एक्टिव साइड बनाती है इस एंजाइम की। तो ये जो सल्फ हाइड्राइल ग्रुप्स होते हैं, ये जो सबस्ट्रेट है उसके साथ में रिएक्ट कर लेते हैं। सबस्ट्रेट क्या है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। तो जब ये ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ में रिएक्ट करेंगे तो ये बनाएंगे थायोहेमीएसीटाल। इसको फिर ऑक्सीडाइज किया जाता है थायोल एस्टर में, और जो हाइड्रोजन रिमूव होती है उसको यूज़ किया जाता है, NAD पे ट्रांसफ़र किया जाता है, तब जाके NADH बनता है। तो हम यही वाला रिएक्शन देख लेते हैं कि ये कैसे बना है। NADH जो थायोल एस्टर है फिर ये फॉस्फोराइलेस को अंडरगो करता है और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसमें ऐड होता है। तो जब इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ऐड होगा तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। तो ये आपका ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है। यहाँ आप 3rd कार्बन पे देख सकते हो फॉस्फेट अटैच्ड है। अब ये जो आपकी एंजाइम थी जिसमें मैंने आपको कहा था सल्फ हाइड्राइल ग्रुप है और ये एंजाइम है, ये NAD+ के साथ में जा करके रिएक्ट कर रही है ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ में। तो आप देख सकते हो ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ में ये वाली एंजाइम ने रिएक्ट किया, एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बन गया। वो जो सल्फर कंटेनिंग विद एंजाइम वहाँ 1st कार्बन पे जा करके अटैच हो गया। नेक्स्ट क्या होता है? सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन होता है। तो सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन ये एंजाइम करेगी। जब एंजाइम इस सबस्ट्रेट का ऑक्सीडेशन करेगी तो उससे जो हाइड्रोजन रिलीज होगा वो हाइड्रोजन NADH बना देगा। तो यहाँ पे NADH बना दिया एंजाइम ने। अब NAD जो होता है वो ऐड हो जाएगा और NADH रिलीज हो जाएगा। तो NAD किस पे ऐड होगा? ऑब्वियसली एंजाइम पे ऐड होगा। यहाँ पे NAD ऐड हुआ है एंजाइम के साथ में, और फिर जैसे ही ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट लेता है तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। देखो 1st कार्बन पे भी फॉस्फेट है, 3rd कार्बन पे भी फॉस्फेट है, और जो आपकी जो एंजाइम थी वो रीजनरेट हो गई। देखो एंजाइम जो है वो वापस से रीजनरेट हो गई विथ सल्फ हाइड्राइल ग्रुप एंड NAD+।
तो ये वाला रिएक्शन एक्चुअली होता है इस स्टेप में। 7th स्टेप देख लेते हैं, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। पहला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन 7th स्टेप में होता है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन का मतलब ये है कि ये जो आपका सबस्ट्रेट है 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट के पास में क्या है, दो फॉस्फेट है। ये अपनी एक फॉस्फेट एडीपी को दे देगा और इस तरह से पहला एटीपी ग्लाइकोलाइसिस में 7th स्टेप में बनता है। तो डायरेक्ट जो एटीपी बनने का काम है वो 7th स्टेप में होता है, क्योंकि जो फॉस्फोग्लिसरेट है इसके पास में दो फॉस्फेट है, एक फॉस्फेट ये एडीपी को दे रहा है, तो अब इसके पास में एक ही फॉस्फेट रह जाएगा। तो ये क्या, कौन से कार्बन का दे रहा है, फर्स्ट कार्बन का, तो खुद क्या रह जाएगा, 3-फॉस्फोग्लिसरेट और 2 एटीपी बन जाएंगे। ये जो रिएक्शन है, क्योंकि जब भी एटीपी से रिलेटेड काम है तो काइनेज एंजाइम है फॉस्फोरिलेशन वाला, तो ये वाली एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज। आर्सेनिक एक ऐसा सब्सटेंस है जो कॉम्पीट करता है आर्सेनेट के साथ में। तो आर्सेनेट जो होता है ये कम्पीट करता है फॉस्फेट के साथ में। इस रिएक्शन में जो फॉस्फेट का कंपटीशन है वो आर्सेनिक का जो आर्सेनेट वाली फॉर्म है उसके साथ में हो जाता है। तो आर्सेनिक एक ऐसी चीज़ है जो इस रिएक्शन को इनहिबिट करता है। कैसे इनहिबिट करता है कि अगर आर्सेनिक की पॉइजनिंग होती है तो ये वाले रिएक्शन में 1-आर्सिनो-3-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है, क्योंकि जो फॉस्फेट है उसकी जगह यहाँ आर्सेनिक अटैच हो जाता है और ये क्या करता है, हाइड्रोलाइज कर लेता है, क्या देने के लिए, 3-फॉस्फोग्लिसरेट प्लस हीट, और इस प्रोसेस में एटीपी जनरेट नहीं होता। तो मतलब अगर आर्सेनिक प्रेजेंट है तो इंस्टेड ऑफ 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट क्या बनेगा, 1-आर्सिनो-3-फॉस्फोग्लिसरेट बनेगा। और जब वो बन चुका है तो उसके हाइड्रोलाइसिस से एटीपी नहीं बनेगा, क्योंकि ये वाला जो प्रोडक्ट है ये अपना फॉस्फेट नहीं देता है एडीपी को, सिर्फ हीट जनरेट करता है। 8th स्टेप देख लेते हैं, आइसोमराइजेशन। ये सेकेंड टाइम आइसोमराइजेशन हो रहा है 8th स्टेप में। तो 3-फॉस्फोग्लिसरेट में जो थर्ड पोजीशन पे फॉस्फेट था उसको शिफ्ट कर देते हैं सेकेंड पोजीशन के फॉस्फेट पे, कार्बन पे। तो सेकेंड पोजीशन के कार्बन पे तो ये 2-फॉस्फोग्लिसरेट बन जाता है। और जो रिएक्शन है कौन सी एंजाइम कैरी ऑन करती है, फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज, क्योंकि फॉस्फेट थर्ड कार्बन से सेकेंड कार्बन की तरफ शिफ्ट हुआ है, इसलिए इस एंजाइम का नाम है फॉस्फोग्लिसरेट म्यूटेज। नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं, ये वाला जो रिएक्शन है 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, ये एक इंटरमीडिएट होता है इस रिएक्शन का। इस रिएक्शन में एक सब्सटेंस बनता है 2,3-बिसफॉस्फोग्लिसरेट, क्योंकि आपको मालूम है कि थर्ड से सेकंड में जाना है तो ऐसी पॉसिबिलिटी है कि दो जगह पे फॉस्फेट अटैच हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है 9th स्टेप, डिहाइड्रेशन, मतलब वाटर रिमूव होना। तो वाटर किसकी, जब इस 2-फॉस्फोग्लिसरेट से वाटर रिमूव होगा तो ये बन जाता है एक इनॉल फॉर्म, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन जाता है। ये रिएक्शन एंजाइम कैरी ऑन करती है इनोलेज एंजाइम। इनोलेज एंजाइम को इनहिबिट कर सकता है फ्लोराइड, तो अगर फ्लोराइड की पॉइजनिंग है तो ये वाला स्टेप इनहिबिट हो जाएगा। तो यूजुअली जब भी हम है ना किसी टेस्ट ट्यूब में ब्लड का सैंपल लेते हैं तो उस ट्यूब के अंदर हम फ्लोराइड ऐड कर देते हैं, जिससे कि अगर आपको उस ब्लड सैंपल में ग्लूकोज मेजर करनी है तो ऐसा ना हो कि सेल्स के अंदर ग्लाइकोलाइसिस हो जाए। तो ग्लाइकोलाइसिस रोकने के लिए जो टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ब्लड सैंपल्स लेते हैं उसके अंदर फ्लोराइड ऐड किया जाता है, क्योंकि फ्लोराइड इस स्टेप को इनहिबिट कर देता है और ग्लाइकोलाइसिस को इनहिबिट कर देता है। ये वाली जो एंजाइम है ये मैग्नीशियम या मैंगनीज आयन के ऊपर डिपेंडेंट होती है। नेक्स्ट स्टेप हम देख लेते हैं, स्टेप 10 फॉस्फोरिलेशन का। वापस से फॉस्फोरिलेशन हो रहा है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट पे के पास में एक फॉस्फेट है, जब ये अपना फॉस्फेट एडीपी को दे देगा तो खुद क्या बन जाएगा, खुद पायरुवेट बन जाएगा और 2 एटीपी फॉर्म हो जाएंगे। ये रिएक्शन भी इरिवर्सिबल है और ये वाली एंजाइम है पायरुवेट काइनेज, तो ये भी एक रेगुलेटरी स्टेप है। 3 रेगुलेटरी स्टेप्स ग्लाइकोलाइसिस में हमने देखे हैं। फर्स्ट वाला स्टेप देखा था जहां ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बन रहा था, और हमने थर्ड वाला स्टेप देखा था वो भी रेगुलेटरी स्टेप था जहां फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट बन रहा था। और ये तीसरा रेगुलेटरी स्टेप है क्योंकि ये भी इरिवर्सिबल है जहां फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से पायरुवेट बन रहा है। तो जो भी प्रोडक्ट है इनॉल पायरुवेट का ये तुरंत क्या करता है, स्पॉन्टेनियस आइसोमराइजेशन करता है।
तो जिसकी वजह से जो पायरुवेट है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाता है, नहीं तो क्या होगा, ये रिवर्स रिएक्शन ना हो। तो इसके लिए सबसे पहले जो भी सब्सटेंस बनता है इनॉल फॉर्म, वो कन्वर्ट हो जाती है पायरुवेट के अंदर। रिडॉक्स स्टेट जो होती है टिश्यू की, वो डिटरमाइन करती है कि कौन सा पाथवे फॉलो किया जाएगा। अगर एनारोबिक कंडीशन है, जैसे कि सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की कमी है, उस समय क्या होगा, जो NADH है वो वापस से रीऑक्सीडाइज हो जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, जो पायरुवेट है वो लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट होगी, एंजाइम होगी लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज। अब हम ये पूरी ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे देख लेते हैं। ग्लाइकोजन थी, ग्लाइकोजन का ब्रेकडाउन होता है ग्लूकोज 1 फॉस्फेट में, और ग्लूकोज 1 फॉस्फेट से बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। यहाँ 6 कार्बन पे रेड कलर से मैंने फॉस्फेट दिखाया हुआ है। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का दूसरा सोर्स भी है, अल्फा डी ग्लूकोज से भी बन जाता है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। लेकिन ये हमारे ग्लाइकोलाइसिस का वेरी फर्स्ट स्टेप हमने पढ़ा था कि ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट बनना, इस प्रोसेस में ATP यूज हो रहा है और ADP बन रहा है। ATP मैंने रेड स्टार से रिप्रेजेंट किया और ADP येलो स्टार से। एंजाइम थी हमारी हेक्सोकाइनेस, इरिवर्सिबल स्टेप था। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से क्या बन रहा था, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, रिवर्सिबल स्टेप था। और फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट का सिर्फ इसमें आइसोमराइजेशन रिएक्शन था, इसकी जो कन्वर्शन थी एल्डिहाइड फॉर्म से कीटोन की फॉर्म में, कीटोज शुगर में हो रही थी। तो फॉस्फोहेक्सोज आइसोमरेज एंजाइम यहाँ रोल प्ले कर रही थी। अब यहाँ से थर्ड स्टेप जो था वो भी हमारा इरिवर्सिबल स्टेप था, जहाँ फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फॉस्फोफ्रक्टोकाइनेज एंजाइम रोल प्ले करती है, ATP यूज़ कर रही है, ADP लिबरेट कर रही है और एक फॉस्फेट उठा करके फर्स्ट कार्बन पे भी अटैच कर रही है। तो आप 2 पोजीशंस पे देख रहे हो फॉस्फेट अटैच्ड है। ये आपका बन गया फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट। इसके बाद में क्लीवेज होना था, ये बेसिकली 2 3 कार्बन के शुगर्स में कन्वर्ट होना था। तो एल्डोलेज एंजाइम थी और हमारे पास में ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो एक एल्डोज शुगर थी और डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बना था। इसके बाद में नेक्स्ट स्टेप था हमारा आइसोमरेज एंजाइम ने इंटर कन्वर्जन किया था। तो ये इंटर कन्वर्जन हो जाता है तो हमारे पास में 2 मॉलिक्यूल आ जाते हैं ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के। ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे अगेन अब क्या होता है, NADH बनता है। तो ये मैंने आपको बताया था, ये इस वाले प्रोसेस में डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की हेल्प से NADH बन जाता है और ये NADH वापस से NAD+ में कन्वर्ट हो सकता है अगर ये क्या रिलीज, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज से अगर ये वाटर को रिलीज करे। इस प्रोसेस में ये ADP को यूज़ करता है, ATP जनरेट करता है जब NADH NAD के अंदर कन्वर्ट हो रहा होता है। तो ये NADH वाला फॉर्म बन गया इस स्टेप में। देन ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से क्या बन जाता है, ग्लिसरैल्डिहाइड 1,3 बिस फॉस्फेट। तो फर्स्ट कार्बन पे एंड थर्ड कार्बन पे अटैच हो गया है फॉस्फेट। नेक्स्ट स्टेप में 1,3 बिस फॉस्फेट में ये मैंने आपको कहा था पहला सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन होता है, क्योंकि फर्स्ट कार्बन का जो फॉस्फेट है ये दे देता है ADP को दे देता है और ATP बन जाता है। तो ये सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है फॉस्फोग्लिसरेट काइनेस के थ्रू और हमारे पास में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन जाता है। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बनता है, म्यूटेज एंजाइम रोल प्ले करती है। तो सेकंड पोजीशन पे फॉस्फेट आ गया। म्यूटेज के बाद में इनोलेस की वजह से डिहाइड्रेशन रिएक्शन होता है और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट बन जाता है। फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से फिर एक जो एंजाइम है यहाँ पे अगेन अपना फॉस्फेट दे देता है, ATP बन जाता है। पायरुवेट काइनेस की मदद से पायरुवेट की इनॉल फॉर्म बनती है और ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन से इनॉल जो फॉर्म है ये कन्वर्ट हो जाती है कीटो फॉर्म में, जो पायरुवेट की मोर स्टेबल फॉर्म है जो हमने स्टडी किया था। अगर एनारोबिक कंडीशन है तो एनारोबिक कंडीशन में क्या होता है, लैक्टेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम रोल प्ले करती है। पायरुवेट NADH को यूज़ करता है, NAD बनाता है और लैक्टेट के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो ये NADH आया कहाँ से था, उस स्टेप से था और वापस से रिवर्स हो जाता है। यहाँ हम कुछ रेगुलेटरी पॉइंट्स एस्पेक्ट भी देख लेते हैं। एनारोबिक कंडीशन में होता है। आर्सेनिक की मैंने पॉइजनिंग से बताया था, ग्लिसरैल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज को आर्सेनिक पॉइजन करता है और फ्लोराइड की पॉइजनिंग मैंने यहाँ इनोलेज एंजाइम के अंदर बताई थी जो बेसिकली फ्लोराइड की पॉइजनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो ये हमारे ग्लाइकोलाइसिस का पार्ट फर्स्ट था। माई सेल्फ डॉक्टर आरती शर्मा फ्रॉम सिद्धिविनायक इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज अजमेर।
कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना एंड ऑल्सो वॉच सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ पार्ट। थैंक यू।